वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आज के कुछ करंट अफेयर्स को लेके। अब से मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक करंट अफेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। जो मेरा करंट अफेयर का मेन सोर्सेज रहेंगे वो दो अखबार रहेंगे, एक द हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस का। इसके अलावा भी अगर आपको करंट अफेयर में कुछ मुझसे पूछना है आज के दिन के रिगार्डिंग में या मेरे वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग में, तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास में बड़ा लिमिटेड सा टाइम है करंट अफेयर को समझाने के लिए। मैं चाहूंगा कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बड़ी डीप नॉलेज की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, मैं उसकी आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर को मैं और रेगुलर और ज़्यादा लंबे समय तक आपको पढ़ा पाऊँ। वो डिपेंड करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर की आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक थैंक यू सो मच, मेरे अभी तक 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड्स को, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। ठीक है, क्योंकि टोटली ये फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए, एसएससी और यूपीएससी या किसी पीसीएस के लिए। तो आई होप आपको इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब कुछ टाइम के बाद में आई विल ट्राई टू कंडक्ट फ्यू एग्जाम्स, जिसके थ्रू एग्जाम सीरीज वगैरह भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में, जो कि आज के 28 अक्टूबर 2020 का कुछ करंट अफेयर है। इसमें तो हिंदू के एडिटोरियल की दो बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके हाथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है और दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्कॉम से रिलेटेड है। पहले मैं बात कर लेता हूँ वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के पर में। द हिंदू का एडिटोरियल पेज पे आज जो ये एक जो साइड का छोटा कॉलम होता है उसका ये पार्ट था, हिंदू ने इसको जगह दी वहां पे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मॉनिटोरियम पर लगा हुआ था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लॉस हो रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक तो लोगों के पास में पैसे नहीं है देने के लिए, उसके ऊपर में इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट को देने के लिए पैसे नहीं है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बिकम द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ स्टार्टेड आस्किंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कॉमन मासेस, हम लोगों से वो इसकी डिमांड करने लगे थे। अब इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच में संज्ञान में लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को बोला कि आप इस तरह के कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करोगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लॉस में ना जाए। उसके लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बीच का माध्यम निकाला है, एक्स डेटा पेमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल के साथ में रेस्ट पेमेंट पे की जाएगी 6 मंथ्स तक की। 6 मंथ यानी कि अगस्त में ये तक की लॉकडाउन का मॉनिटरिंग लगा था और मार्च से स्टार्ट हुआ। तो मार्च से अगर अगस्त तक का महीने काउंट करेंगे तो 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का आपको जो पेमेंट देनी है, वो जो पेमेंट देनी है उसका मोड होगा, जो उसको बोलेंगे एक्सग्रेटा पेमेंट मोड बोलेंगे। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, इट्स एक्सग्रेटा पेमेंट मोड, जिसके द्वारा आपको कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट मैनेज करके पे करना है। इसमें बेनिफिट किस किस को होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमएसएमई को डेफिनेट सी बात है बेनिफिट होगा। इसके अलावा रिटेल में यानी कि कॉमन मासेस में बेनिफिट होगा, जिसने हाउसिंग लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन, ऑटोमोबाइल लोन या कोई क्रेडिट कार्ड का यूजर है, उन सब के लिए बेनिफिट होगा। पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट कैच ये बेनिफिट से उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनके पास मैक्सिमम लोन कैपेसिटी 2 करोड़ है। 2 करोड़ से अगर ऊपर का लोन है तो आपको जैसे आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है, जैसे गाइडलाइन होगी, आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा, इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर इससे नीचे का लोन है, इतना लोन है, तो आपको इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैच है इसमें। इसके अलावा एक जो है कमेटी का गठन पहले ही 1 महीने पहले या उससे पहले 2019 में इसके बारे में बात चल रही थी, नवंबर के आसपास में फेसबुक इंडिया को इसके लिए जवाब तलब भी किया गया था। एक 30 मेंबर की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि डाटा प्रिवेसी से रिलेटेड काम कर रही है। कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसके बारे में बात भी की कि जो आप हमसे टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ 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 करते हो, हम हर चीज के बारे में आई एग्री कर देते हैं, तो वो कितनी हमारी डाटा प्राइवेसी सिक्योर है, को कमर्शियल यूज के लिए भी हो जाती है। आरोग्य सेतु ऐप कई सारे लोगों के फोन में वो अवेलेबल नहीं है, उसका भी एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है। अब जो डाटा प्रिवेसी को लेकर कुछ हमारे कंट्री के अंदर में स्क्रीनिंग पॉलिसी नहीं है, और थर्ड पार्टीज को बहुत इजीली यूज कर लेती है, और आपको ये भी नहीं पता चलता कब आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के बस में ऐसे डाटा शेयर हो जाती है। और एक एक नाम, एक एक इंफॉर्मेशन कई के 1000 रुपए का या कई के लाख रुपए तक का भी बिकता है। डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वो कितना कॉमन और कितना वीआईपी, कितना वीवीआईपी है। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारी जानकारी के बिना ही बेच दी जाती है, चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में चाइना में स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से हांगकांग के लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने चाइना को अपना अधिकृत मानना, उसे मना कर दिया। डेमोक्रेसी
को वहां पे इम्पोज करने की बात की। इस तरह की कुछ तरह की जो प्रॉब्लम इंडिया में ना आ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसके लिए स्टेप ले रही है। इसके वाले एक यूरोप में एक डिमांड हुई है गाफा टैक्स को लेके। गाफा टैक्स के बारे में भी मैं अलग से कभी बात कर लूंगा, लेकिन अभी बताता हूँ जो टेक जाइंट्स हैं उनके ऊपर में टैक्स लगाने की बात हो रही है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन वगैरह, इनके ऊपर में टैक्स लगाने की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों से के ऐड भी करते हैं और तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड भी यूज किया गया था कि आप इक्वलिटी नहीं दे रहे हो, तो जो ज्यादा पे करता है उसका डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप ही नाम और ऐड वगैरह ऊपर आ जाता है। तो इसमें एक गाफा टैक्स की बात भी उठी थी। गाफा टैक्स को तो इंडिया में अभी इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में डिस्कशन फिलहाल डाटा प्रिवेसी को लेकर हो रही है। डाटा प्रिवेसी के डिस्कशन के लिए फिलहाल जो भारत सरकार ने जवाब तलब किया, अमेजोन को, ट्विटर को, फेसबुक इंडिया को, गूगल को और पेटीएम को, इन सभी कंपनी को जवाब तलब किया। इनका रीजन है डाटा कैन बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। जो डाटा है हम लोगों का, यानी कि जो भी यहाँ पे भारतीय इनरोल करते हैं, इनमें से किसी वेबसाइट को एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं, तो जो भी डाटा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो जाता है, तो जो डाटा है उसकी कैटेगरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले पर्सनल डाटा बड़ी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या, इस तरह की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा दूसरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन में आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, और आपकी कोई अगर किसी तरह की कोई न्यूडिटी या सेक्सुअल इमेजेस अगर आपके फोन में अवेलेबल है, अगर आपने गलती से उसको अलाउ कर दिया तो वो गूगल के ऊपर में क्या शो हो सकती है। तो इस तरह की जो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नजरिए संज्ञान में लिया है। और तीसरी है इसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में, मतलब कोई इंडिया की सिक्योरिटी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसके फोन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है अगर वो शेयर हो जाए गलत तरीके से। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो एक के लिए नहीं पूरे ही मासेस के लिए थ्रेट हो सकती है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके ऊपर में भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी। इससे पहले जो अमेजोन की कंपनी को भी जवाब तलब किया, बुलाया है वहां पे इंडिया में, जो अमेजोन के कुछ लीगल टीम को बुलाया, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक दे डिक्लाइन दिस प्रपोजल। उन्होंने बोला कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभी एक जो बिल है ऑन द टेबल, लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होता है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा एक राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट योजना चल रही है, ये राजस्थान की इंफॉर्मेशन है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना, इसने आज 50 लाख अपने जो है लोगों को टच कर दिया है। यानी कि इस योजना का टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना पीना खिलाया जाए। अगस्त में ये योजना स्टार्ट हुई थी, जब पूरी तरह से पूरा ही कंट्री महामारी के चपेट में था, तो राजस्थान के एरिया में इस योजना को शुरू किया था, जिसमें कि आज 50 लाख लोगों को टच कर दिया। तो अगस्त 2020 में योजना को शुरू किया गया था। योजना में इसमें क्या क्या दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 100 ग्राम दाल और साथ में सब्जी दी जाती है, और 250 ग्राम तक रोटी और अचार दिया जाता है। तो ये पेट भरने के लिए एक आदमी को खाना दिया जाता है इस योजना के दौरान, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना है। टारगेट है इसका कि हर दिन कम से कम 1,34,000 लोगों को रोज खाना खिलाया जाए, और ये योजना उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में ही फॉर्मुलेट की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये भी द हिंदू के आज के एडिटोरियल से ही है, ठीक है। आज का जो एडिटोरियल में जो सेकंड एडिटोरियल होता है उसमें से इंफॉर्मेशन है। डिस्कॉम स्ट्रेस इज मोर देन द पास्ट। ये एक मैंने इसकी हेडिंग को भी छोटा करके लिख दिया, मेरे पास में यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ कि क्या है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें वैसे डिस्कस करने के लिए, मोटी मोटी बात बता देता हूँ, ताकि अगर आपको उसको दोबारा भी पढ़े तो आपको आसान रहे, अगर नहीं भी पढ़े तो भी आपको ये बात ही आपका जो भी पर्पस सॉल्व कर देगी इसकी इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ। अब डिस्कॉम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें ये डिस्कॉम में सी बड़ा होता है वैसे, आई एम सॉरी। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये जबरदस्त तरीके से लॉस में जा रही है, आज से लॉस में नहीं जा रही है, कई सालों से, मतलब कई दशक से ये घाटे में जाती है। और अब लॉकडाउन के बाद तो इनका बहुत बुरा हाल हो गया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे इनका घाटा चला गया, बहुत ज्यादा लॉसेज हो गए इनको, ठीक है। अब इसमें सरकार ने क्या किया था, पहले इनको सरकार ने ये जो 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था लोन का, ठीक है, दैट वाज द लोन पैकेज, जो 20,000 करोड़ का, उसमें से 12,500 करोड़ तो सिर्फ इन्हीं को दिए थे, डिस्कॉम को दे दिया था, एक तरीके से लोन पैकेज इनको ही दिया था।
और ये लोन भी दिया था मार्केट रेट पे, तो जिससे कुछ खास फायदा इनको हुआ नहीं। डिस्कॉम को लोन ही मिलना था तो वो भी मार्केट रेट पे मिला, सस्ते रेट पे भी नहीं मिला, तो इसको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो ये लॉस से भी और ज्यादा लॉस में जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है लॉस के। सबसे बड़ा रीजन तो रिन्यूएबल एनर्जी अब हमारे कंट्री में और लगभग सभी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, इस तरह की एनर्जी, या फिर आजकल केजरीवाल साहब ने भारत में जो वो दिल्ली में लगाया कि कूड़े से एनर्जी पैदा की जाएगी हर दिन, देखते हैं कितनी पैदा होगी, उनकी तो कुछ अलग उम्मीदें हैं। तो तो रिन्यूएबल एनर्जी जो अवेलेबल है भारत में, उसकी जो कीमत है वो है ₹2.90 पर यूनिट के हिसाब से वो अपनी जो एनर्जी बेच देते हैं। और जो थर्मल एनर्जी होती है, जिसको मतलब मोस्टली जो हमारा अक्रॉस द कंट्री जितना पावर सप्लाई होता है वो थर्मल यानी कोयले से बनाई हुई बिजली पे होता है। हाइड्रल पे भी इतना नहीं होता जितना कोयले पे होता है। तो उसका जो रेट होता है वो ₹6 प्रति यूनिट होता है, ₹6 पर यूनिट होता है। एक तो क्योंकि महंगी पड़ती है तो धीरे धीरे लोग सोलर पैनल की तरफ में अपना रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनको लॉस हो रहा है। एक तो ये रीजन है। इसके अलावा इम्प्रॉपर टैरिफ्स टैरिफ्स जो है उनके कुछ खास प्रॉपर नहीं। तो टैरिफ रेगुलेशन कई सारी कंपनी के हाथ में तो है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी उनको दबा देती है। एग्रीकल्चर के लिए जब टैरिफ दिया जाता है उसको मना कर देती है, भाई इनसे आपको पैसा ही नहीं लेना, बिजली का फ्री में बिल देने। किसी जगह सोसाइटी के ऊपर में अगर कहीं पे इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं पे गांव में बिजली नहीं जा रही, जबरदस्ती वहां पे गांव में बिजली पहुंचा दी। हालांकि वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते बिजली, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली तो वहां तक बिजली पहुंचाए, लेकिन इसमें कंपनी को भी घाटा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज देखनी चाहिए। तो जो इम्प्रॉपर टैरिफ्स रखे जाते हैं, उसके रेट्स वगैरह रखे जाते हैं, जिसकी वजह से भी इनको घाटा होता है। इस रेट पे भी ये लॉस में जा रहे हैं डिस्कॉम, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ₹6 पर यूनिट पे भी ये लॉस में ही जा रहे हैं। ये तो और ज्यादा बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर बढ़ा देगी तो वोट किस बेस पे मांगेगी, ये भी एक बात है। बाकी जो सरकार, इनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, जो घर में बिजली देते हैं उसमें सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी होती है उसमें सब्सिडी दी जाती है। जो सब्सिडी दी जाती है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। वो आम जनता को बिल की पेमेंट नहीं करनी, आम जनता को उतनी बिल की पेमेंट करनी जितना बिल आया है उसका। बाकी जो सब्सिडाइज हो गया वो सरकार को देखना है। अब सरकार पैसे नहीं दे रही है इनको, तो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सब्सिडी दे आर वोंट एबल टू गेट देयर सब्सिडीज ऑन द टाइम। समय पे सब्सिडी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से फिर अगेन जो ये कंपनी लॉस में जा रही है। इसके अलावा कई सारे लोगों के बिल पेंडिंग चल रहे हैं, लोगों के बिल पेंडिंग चल रहे हैं। इसके लॉकडाउन के बाद से और ज्यादा लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे दे कहां से आपको, हमारे पास ही खुद पैसे नहीं है, काट जाओ बिल, काट जाओ हमारा मीटर काट दो, हम तो दिया जला के रह लेंगे। कई सारे गांव में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे ज्यादा जो, अगर मैं बोलूं मूलतः प्रॉब्लम तो उड़ीसा के एरिया में चल रही है, जहाँ पे इंटरनेट की सबसे भयंकर प्रॉब्लम चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में चल रही है, जहाँ पे 87% लोग जो है इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं, उनके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी आज से कुछ समय पहले। और साथ में ये प्रॉब्लम भी, बिल पेंडिंग की प्रॉब्लम भी इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गई है। रिकवर कहां से करें, इसमें कोई डायरेक्ट केस भी नहीं हो सकता। अगर केस करेंगे तो आदमी दिवाली अपने आप को वैसे घोषित कर चुका है, कहां से पे करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, एग्रीगेट और टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस को अगर मैं बिल्कुल शुद्ध देशी भाषा में बोलूं तो लोग बिजली की चोरी करते हैं, कुंडी लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनको लॉस होता है। पता ही नहीं चलता कि बिजली के तार कहां से कट के कौन इसको चोरी कर रहा है, कौन चोरी नहीं कर रहा। कई सारे लोग इतने जो भारत के अंदर में टैलेंटेड है, वो मीटर तो लगाते हैं अपने इसके लिए रेजिडेंटल एरिया के, लेकिन वहां पे कमर्शियल काम करते हैं। और कमर्शियल की रेटिंग अलग है, जो उसकी पर यूनिट की रेटिंग अलग है और रेजिडेंटल की अलग है। तो कमर्शियल वाला काम कर रहे हैं, रेजिडेंटल की रेटिंग पे कर रहे हैं, और ये इससे भी लॉस होता है। दूसरा, इनकी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग बिजली करने में जो वो यूज होते हैं, इनपुट्स यूज होते हैं, वो भी बहुत पुराने टाइम की मशीन चल रही है, सब कुछ पुराने टाइम पे चल रहा है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एग्रीगेट लॉसेस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सरकार को इन सबको देखना चाहिए, तब जाके ही डिस्कॉम अपने घाटे से उभर पाएगा। आज से 10-15 साल हो गए, अभी तक तो नहीं उभर पाया, उससे पहले से नहीं उभर पाया, अब उभरेगा तो अलग बात है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें भी हैं जो कि मैं बता देता हूं आपको। जम्मू कश्मीर में अब आप जमीन खरीद सकते हैं, ये आज का हेडलाइन, फ्रंट पेज की हेडलाइन थी। जम्मू कश्मीर पे जब से जो आर्टिकल 370 को अपग्रेड कर दिया है और 35A के तहत में, जहां पे पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हो। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, आप स्कूल बना सकते हो, हाई स्कूल वगैरह बना सकते हो, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा अगर कभी भी चाहे तो क्रॉप कमांडर लेवल का पर्सन, जिस किसी भी जो जमीन को आपने एक्वायर किया, उस जमीन को स्ट्रेटेजिक लैंड घोषित कर सकता है, वहां पे आर्मर्ड कैंप बना के उसकी ट्रेनिंग वगैरह करवा सकता है। आपकी मर्जी उसमें नहीं चलेगी, चाहे आपने कितने भी पैसे में जमीन खरीदी हो। तो ये इसमें कैश है, एक इंपॉर्टेंट कैच अब है, लेकिन फिर भी जमीन खरीद सकते हो, इसकी शुरुआत हो गई है।
तो ये एफडीआई के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। एफडीआई इंडिया में अब आ सकता है। दूसरी अच्छी इंफॉर्मेशन एफडीआई के लिए कि जो हैर्ले डेविडसन कंपनी भारत में अपना पल्ला झाड़ के जा रही थी आज से कुछ महीने पहले, हार्ले डेविडसन कंपनी ने फिर अपना मूड बना लिया है, वो भारत में रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है भारत में हीरो कंपनी के साथ रहेगी। हार्ले डेविडसन में रिमेन इन इंडिया विद हीरो। तो हीरो और हार्ले डेविडसन का एक नया टाइप हो रहा है, जो कि देखते हैं कि हार्ले डेविडसन को कितना ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। हीरो का इससे पहले होंडा के साथ में टाइप था, बड़े स्मूथ तरीके से उनका टाइप भी खत्म हो गया। हीरो अलग से अपनी इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, हार्ले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा था, बाइक भी सेल कर रहा था, लेकिन क्योंकि लॉसेस वगैरह होने लग गए तो वो जो है अब जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर हीरो ने उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ होल्ड किया है। तो एफडीआई के लिए, इंडिया के लिए दूसरी एक अच्छी खबर भी है कि पॉसिबिलिटी कि इंडिया में इससे कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। एक आखिरी खबर, एक इंपॉर्टेंट खबर है इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड। जो इलेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं वो एक कुछ इस तरह के बॉन्ड होते हैं। आई होप आप लोगों ने इसके जितने भी इंफॉर्मेशन आपने ले लिए होंगे, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको ईबी इलेक्ट्रल बॉन्ड को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता पाऊं। ओके, मैं जरा इलेक्ट्रल बॉन्ड को आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि ये ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी टाइम से ही ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन एक बार आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कभी बाद में इसके ऊपर मैं पूरी मैं सीरीज एक पूरा लेक्चर आपको बता दूंगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रशांत भूषण ने और आरती राठी, जो दो लोग हैं जो कि एक तरीके से हमारी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करते रहते हैं और कुछ ना कुछ, तो उन लोगों ने इसके खिलाफ में एक पिटीशन फाइल किया है। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन फाइल किया इलेक्ट्रल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंसी को लेके, जिसकी ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, उसको लेके इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ में एक जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड होते क्या है? आप 1000 से लेके कितनी भी लिमिट तक का, मतलब अनलिमिटेड तक का कोई भी बॉन्ड ले सकते हैं। बैंक में जाओ आप, ठीक है, आप बोलो मुझे 10 लाख रुपए का एक इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना है, और बैंक भी जो होगा वो पर्टिकुलरली सरकारी ही बैंक है। सरकारी बैंक सरकार के हो गए, इलेक्ट्रल बॉन्ड वो भी सरकार के लिए हो गए। आप गए सरकारी बैंक, मान लीजिए एसबीआई में, आपने अपने अकाउंट से एक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया जो कि 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड आप जिस किसी पार्टी के लिए खरीदोगे ना, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीएसपी, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए खरीदोगे, वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। 15 दिन के अंदर में आपको उस पार्टी के ऑफिस में जाके या उसके अकाउंट में जाके उसको पैसे को सबमिट करना होगा। आप जो भी पैसा वहां पे सबमिट करोगे, ठीक है, वो पैसे की एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं पता कि आपने अर्निंग कहां से की है, कहां से पैसा है, कहां से नहीं है। ऊपर से फॉरेन के जो लोग हैं वो भी इंडिया में फंडिंग करते हैं, उनकी फंडिंग का कुछ सिर पैर नहीं होता, वो कहां से आता है, तो ये भी है। इंडिया में ऐसी कई सारी एनजीओ है वो भी इंडिया में फंडिंग करती है। इन सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो ट्रांसपेरेंसी की आ रही है, वो ये आ रही है, जो पहले कॉर्पोरेट्स थे, जो यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो कॉर्पोरेट्स थे, उनके ऊपर में एक लिमिट थी कि वो 7.5% तक अपने प्रॉफिट का शेयर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने वर्ड यूज किया प्रॉफिट का। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं कर सकती। लेकिन अभी ऐसी कई सारी सिस्टर कंसर्न यानी ऐसी कई सारी डॉटर कंपनी बनाई जाती है, जो कंपनी सिर्फ कागजों पे होती है, उसको घाटे में भी दिखाया जाता है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन जैसे अचानक इलेक्शन आते हैं, पता नहीं भगवान जान उनके पास में कहां से इतना पैसा आ जाता है, वो उठा के ईबी बनाते हैं अपना, और जाके किसी ना किसी को भी, बीजेपी हो या कांग्रेस को जाके वो डोनेट कर देते हैं पैसा। तो अभी ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को पहले संज्ञान में लिया था, बोला था कि भाई आपके पास में जो जितने भी ईबी से पैसा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा आया, उसको हमें जरा दिखाओ कहां कहां से आया। तो लेकिन उसके बारे में कुछ अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब दोबारा इसके ऊपर में ये बात बोली कि भाई इसके ट्रांसपेरेंसी के मैटर पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, क्योंकि बिहार इलेक्शन फिलहाल सिर पे है। सरकार से बोला गया कि आपने पहले ये इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया, क्यों ट्रांसपेरेंसी में बात नहीं। सरकार ने बोला पहले तो पेंडेमिक चल रहा था, हम तो वहां बिजी थे, ये कहाँ, ये इस तरफ कौन ध्यान देता है, ये तो अब ध्यान गया हमारा। तो अभी देखो आगे इसके बारे में क्या होता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सीबीसी के जो चीफ डायरेक्टर है उनके जो टर्म्स में पहले 2 साल का था वो 3 साल का परमानेंट कर दिया। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई भी सेक्रेटरी लेवल का पर्सन वहां पे ज्वाइन कर सकता है। सो टिल नाउ आज के करंट अफेयर में मेरी तरफ से इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आप किसी भी बारे में कोई भी ब्रॉड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। डू शेयर इट, प्लीज लाइक इट, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको फैलाओ, और प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।